गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे आप 6 महीने के अंदर एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल आराम से, सिर्फ 6 महीने का वनवास रहेगा मेरे साथ और एसएससी सीजीएल 22 आपके हाथ में होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी मैथमेटिक्स का पहला सेशन। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम शुरुआत करेंगे एडवांस मैथ से, जिसका ओवरऑल परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 50 से 55% के लगभग हमारी सिर्फ एडवांस मैथ्स आती है। हमारी एडवांस मैथ्स का जो बेसिक है, जो कि है ज्योमेट्री, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ज्यामिति। आज हम इसकी पहली क्लास ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले मैं आपको ये समझा दूं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा लाइन एंड एंगल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रेखा तथा कोण। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसके अंदर ट्राइंगल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं त्रिभुज। इसको हम सिंबल से याद रखेंगे। ऐसा सिंबल अगर बना है इसका मतलब है हम ट्राइंगल या त्रिभुज की बात कर रहे हैं। मैथ्स में जब भी आपको मैं बोलूं ट्राइंगल लिखो, त्रिभुज लिखो, आप हमेशा ये सिंबल ही यूज करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक आएगा सर्कल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वृत्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीगन, जिसे हम कहते हैं बहुभुज। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम कहते हैं चतुर्भुज। लास्ट एंड फाइनल हमारा टॉपिक होगा मिक्स क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं मिश्रित सवाल। यानी मोटा मोटी देखें तो हमारी जो ज्योमेट्री है ये हमारी 1 2 3 4 5 हिस्सों में बंटी हुई है, प्लस मिसलेनियस क्वेश्चन या मिक्स क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा जिस सीरीज में मैंने ये लिखा है बिल्कुल उसी सीरीज में हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग लिख लीजिए लाइन एंड एंगल। सबसे पहले आइए समझते हैं लाइन का क्या मतलब होता है, रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो लाइन इकलौता अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि हम पूरे दिन इस पे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें, मैंने कहा था, पीएचडी नहीं करनी है। हमें सिर्फ वही बातें सीखनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू के पन्ने हम नहीं भरेंगे, जो भी लिखेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी करेंगे। जितनी चीजें हमारे लिए जरूरी है हम सिर्फ उतनी ही चीजें सीखेंगे। तो लाइन के अंदर जो हमें सीखना है वो ये चीज है। मैं आपको 3 फिगर बना रहा हूं। इन तीनों डायग्राम्स को देखिए और बताइए तीनों में क्या फर्क है। तीनों के अलग अलग नाम है, आपको नाम सोचने हैं। जल्दी से बताइए क्या क्या नाम है इसके। देखिए, सबसे पहला फिगर है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं रेखा खंड।
सेकंड जो फिगर है ये देखिए, लाइन सेगमेंट जो है ये दोनों तरफ इसके डॉट लगे हुए हैं, यानी ये इससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर हम बात करें 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड है, हम ये नहीं बोलेंगे 4 सेंटीमीटर की एक रेखा है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट होगी, ना कि लाइन होगी, क्योंकि इसकी फिक्स साइज होती है, डिफाइंड होता है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, किलोमीटर, जैसे भी। ऐसी चीज जो एक तरफ फिक्स होती है लेकिन दूसरी तरफ इस एरो का मतलब है आप आगे कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। बचपन में आपने ऐसे डायग्राम बनाए होंगे, ऐसे पहाड़ आता है, बीच में सूरज आता है और इसकी किरणें ऐसे निकलती है। ये जो चीज होती है एक पॉइंट से निकली है लेकिन दूसरी तरफ कहीं तक भी जा सकती है, इसको हम बोलते हैं रे। रे यानी किरण। और ऐसी चीज जो दोनों तरफ इंडेफिनेट साइड में, कितनी भी इनफाइनाइट साइड में जा सकती है, दोनों तरफ जहां मन चाहे जितनी दूर चाहे जा सकती है, इसकी हम साइज नहीं नाप सकते, इसको हम कहते हैं लाइन। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा लाइन क्या चीज है, रे क्या चीज है और लाइन सेगमेंट क्या चीज है। फटाफट लिख लीजिए इसको। इसके बाद बात करते हैं पैरेलल लाइंस। हिंदी में बोलेंगे समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस क्या चीज होती है, समांतर रेखाएं क्या चीज होती है, ये हम सीखते हैं। देखिए, कोई भी दो लाइन बना दीजिए, अगर इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, अगर वो समान रहे, ये यहां पे अगर दूरी मैं कह देता हूं इनके बीच की दूरी है d, यहां पे भी ये दूरी क्या रहेगी d, और अगर ये आगे तक दिल्ली तक चली जाए, वहां भी अगर इनके बीच की दूरी आप नापोगे तो क्या रहेगी d। ऐसी लाइंस जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, कांस्टेंट रहे, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। दूसरी तरह की लाइंस क्या होती है, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसको क्रॉस करके जा रही है। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे क्रॉस होके चली जाए, उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे क्रॉस करके निकल जाए, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा। क्या समझ में आया बच्चों? अगर दो लाइंस पैरेलल है, मींस उनके बीच की दूरी एकदम कांस्टेंट चल रही है, इनकी दूरी, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करके जा रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और किसी पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्रॉस करते हुए निकल जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन या तिर्यक रेखा। फटाफट लिख लीजिए। तो ये तो हमारी बात थी लाइंस की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एंगल के ऊपर। देखिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो यहां पे बनता है एंगल। ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है, ये एंगल नंबर 3 है और ये एंगल नंबर 4 है। हमें जो सीखना है वो ये सीखना है, सबसे पहले टाइप का जो एंगल हम सीख रहे हैं उसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षा भिमुख कोण।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का क्या मतलब है, जब भी लाइन क्रॉस करेगी आमने सामने के जो एंगल बनेंगे, जैसे एक के सामने कौन है 3, 2 के सामने 4, यानी ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख एंगल है, ये हमेशा क्या रहेंगे, एंगल 1 के बराबर एंगल 3 रहेगा, 2 के बराबर एंगल 4 रहेगा, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल हमने सीखा है उसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। 1 के सामने 3, 2 के सामने 4। क्लियर हो गया पहला। आगे चलते हैं। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है हमारे सामने और ये इसको क्रॉस करके जा रही है, इसका नाम हो गया ट्रांसवर्स लाइन यानी कि तिर्यक रेखा। तो देखिए यहां पे कितने एंगल बनेंगे, ये बनेगा 1 नंबर, ये बनेगा 2 नंबर, ये बनेगा 3 नंबर, ये बनेगा 4 नंबर, ये बन गया 5, ये बन गया 6, ये बन गया 7 और ये बन गया 8 नंबर। यानी जब भी तिर्यक रेखा निकलेगी तो दो लाइन पैरेलल लाइंस के पास से निकलेगी तो टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। अब इन एंगल्स के अलग अलग क्या नाम है, शीर्षाभिमुख हम सीख गए हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा, 1 के सामने 3, 2 के सामने 4, 5 के सामने 7 और 6 के सामने 8। ये तो हमारे हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा टाइप का जो एंगल आता है वो हमारा होता है अल्टरनेट एंगल, जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल की क्या डेफिनेशन है, देखिए अल्टरनेट एंगल सीखने से पहले मैं आपको दो अलग एंगल और सिखाता हूं। एक होता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को हिंदी में कहते हैं आंतरिक कोण। ये हो गया बाह्य कोण। यानी पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, दोनों के अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, दोनों के अंदर बन रहे हैं 2, 3, 5, 8, यानी 2, 3, 5 और 8। ये जो एंगल बन रहे हैं ये कौन से हो गए, ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण, दोनों लाइन के जो अंदर आ गए। और जो बाहर रह गए उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। बाहर कौन कौन रह गया, 1, 4, 6, 7। 1, 4, 6, 7 हमारे एक्सटीरियर हो गए, 2, 3, 5, 8 हमारे इंटीरियर एंगल हो गए। अब एकांतर कोण का क्या मतलब है ये हमें सीखना है। एकांतर कोण का मतलब ये होता है जो तिर्यक रेखा हमारे यहाँ पर है, तिर्यक रेखा के कुछ एंगल लेफ्ट साइड में बने हैं, कुछ एंगल राइट साइड में बने हैं। तो एकांतर कोण को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ये तो हो गए इंटीरियर एंगल, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल। यानी अंदर की साइड वालों में एकांतर एंगल और बाहर वाली साइड में एकांतर एंगल। तो इसका डेफिनेशन ये है कि एक लेफ्ट में होना चाहिए, एक राइट में होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं, जैसे इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर के अंदर अगर हम देखें तो इंटीरियर एंगल हमारे हैं 2, 3, 5, 8। एक लेफ्ट वाला लेंगे यानी कि 3, दूसरा राइट वाला लेंगे यानी कि 2 नहीं 5, क्रॉस में आएगा ही। यानी कि अगर मैं यहाँ एक्स बना दूं इस तरीके से, ये देखिए ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, क्रॉस के अंदर ये एंगल बराबर चलते हैं। तो बताइए कौन कौन सा बराबर हो गया। इंटीरियर के अंदर अगर बात करें तो एंगल 3 बराबर हो गया है एंगल 5 के, और एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 8 के। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, यानी एकांतर आंतरिक कोण हो गए, 3 5 के बराबर, 2 8 के बराबर। ऐसे ही बाहर वालों में अगर हम बात करें, बाहर वालों में क्रॉस की बात करें तो 7 बराबर हो जाएगा 1 के और 6 बराबर हो जाएगा 4 के। ये हो गए हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 4 बराबर हो गया 6 के और 1 बराबर हो गया 7 के। ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर आंतरिक कोण। ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। दोबारा समझ लीजिए अल्टरनेट एंगल को, अंदर की साइड वाले क्रॉस वाले बराबर होंगे, बाहर की साइड वाले क्रॉस वाले बराबर होंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्रॉस वाले जो भी अंदर वाले बराबर और बाहर वाले बराबर, और एक ही जगह पे आमने सामने वाले जो बराबर होते हैं उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लिख लीजिए फटाफट।
तीसरा जो नाम हम सीखेंगे, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। एंगल के नाम फटाफट बता दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इनको बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या डेफिनेशन है? ये लाइन के जो ट्रांसवर्स लाइन है उसके एक ही तरफ होंगे, लेकिन एक इस पैरेलल लाइन पे होगा, एक इस पैरेलल लाइन पे होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो एक छोड़ के एक एंगल की बात करेंगे। जैसे एक ले लिया तो इसके पास वाला छोड़ दो, अगला ले लो। 4 ले लिया तो इसके पास वाला छोड़ दो, अगला ले लो। इसी तरीके से अगर 2 लेना है तो पास वाला छोड़ के अगले पे चले जाओ, 3 लेना है तो पास वाला छोड़ के अगले पे चले जाओ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल 1 के बराबर अगर मैं कहूं तो 1 के बराबर हो गया 5, 2 के बराबर बात करें तो हो गया 6, 3 के बराबर बात करें तो हो गया 7 और 4 के बराबर बात करें तो एंगल हो गया 8। ये हमारे संगत कोण है करस्पॉन्डिंग एंगल से। यानी लाइन के जो तिर्यक रेखा है हमारी उसके एक ही साइड में होनी चाहिए, एक छोड़ के एक बराबर चलता रहेगा। एक लिया तो पास वाला छोड़ के अगले पे चलेंगे, 2 लिया तो पास वाला छोड़ के अगले पे चलेंगे। ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। एक बार दोबारा से देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण क्या था? ऐसे एंगल जो कोई भी लाइन अगर क्रॉस कर रही है तो आमने सामने के जो एंगल होंगे वो हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद हमने सीखा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से हो गए? अंदर वाले अलग हो गए, बाहर वाले अलग हो गए, क्रॉस के अंदर होंगे। 3 5 के बराबर, 2 8 के बराबर, 1 7 के बराबर, 4 6 के बराबर। तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, एकांतर आंतरिक कोण और एकांतर बाह्य कोण। और ये तीसरा हमने सीखा करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए आगे चलते हैं। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जैसी क्लास हमारी थोड़ी आगे बढ़ेगी हम क्वेश्चंस भी लेंगे। अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा स्लो चलेंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। धीरे नहीं रहेंगे, हमारी जो स्पीड जब बनेगी, जब आप मुझे समझने लगेंगे, मैं आपको समझने लगूंगा, तब जाके हमारी स्पीड का गियर नंबर 5 आएगा। अभी ऐसा समझ लो हम 1 नंबर गियर में चल रहे हैं। अगर लंबी दूरी की छलांग लगानी है तो पहले स्लो, लास्ट में एकदम तेज। चलिए ये तो हमारी बात होगी लाइन एंड एंगल की। अब इसमें एक स्टार लगा के पॉइंट लिखिए आप। जैसे ये कोई लाइन है, दिख रही है आपको? इसके एक पॉइंट पे मान लो 2 एंगल बनते हैं। एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। ये एक सीधी लाइन पे 2 एंगल बने। सीधी रेखा पे एक साइड पे जितने भी एंगल बनेंगे सबको अगर मैं जोड़ दूं, यानी इधर कितने एंगल बने? एंगल 1 प्लस एंगल 2। मान लीजिए ऐसा होता, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो एक सीधी लाइन पे एक पॉइंट से एंगल बने और सारे एक तरफ हैं, तो इन सब का सम क्या हो जाता? इन सब का सम हमेशा क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। ये स्टार लगा के हमें लिखना है। क्या लिखेंगे? एक स्ट्रेट लाइन पे एक साइड में बनने वाले सभी एंगल्स का सम हमेशा क्या रहेगा? 180 रहेगा। एक सीधी रेखा, सरल रेखा पे एक तरफ बनने वाले सभी एंगल्स का योग हमेशा क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। चाहे 2 बनो, 3 बनो, 5 बनो, 50 बनो, सबको जोड़ेंगे हमेशा तो कितना बनेगा? 180 बनेगा। इसी तरीके से अगर दोनों साइड वाले एंगल ले लूं मैं, ये सीधी लाइन है, ऊपर भी एंगल बना, नीचे भी एंगल बना, इधर भी एंगल बना, इस तरीके से बन गए। मान लो ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 हो गया। टोटल एंगल कितने बने? 5। अगर दोनों तरफ के एंगल्स मिला लूं तो सम क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। दोनों साइड के मिला लेंगे तो 180 का डबल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। दोनों साइड के सम करेंगे तो कितना हो जाएगा सम? 360। एक साइड वाले लेंगे तो कितना रहेगा? 180। ये बात हमें स्टार लगा के लिखनी है और इसको अच्छे से याद भी रखना है। चलिए फटाक से लिख लीजिए इसको। अच्छा, एक और स्टार लगाइए। ये क्या कहता है?
मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है जिनके नाम हैं एल और एम, और ये हमारी एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम है एन। टोटल एंगल कितने बनेंगे हमें पता है, टोटल एंगल यहां बनने वाले हैं 8। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। टोटल एंगल कितने बने हमारे? 8 एंगल्स बने। तो स्टार लगा के जो बात कह रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। बात ये कहती है कि पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल होने चाहिए, यानी कि इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, आंतरिक कोण होने चाहिए। और दूसरी बात, ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक तरफ के होने चाहिए। अंदर वाले एंगल हैं 2, 3, 5, 8, उसमें एक साइड की बात करें तो लेफ्ट वाले हैं 3 और 8, राइट वाले हैं 2 और 5। तो समझना इस बात को अच्छे से, इन दोनों एंगल या इन दोनों एंगल की मैं बात कर रहा हूं। अगर 3 और 8 को मैं जोड़ूं या 2 और 5 को मैं जोड़ूं, आपको पता है ये कितना होगा? ये भी 180 होगा और ये भी 180 होगा। क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझ में आया कि पैरेलल लाइंस में इंटीरियर एंगल्स तिर्यक रेखा की एक ही साइड वाले दोनों जोड़ लो या इस साइड वाले दोनों जोड़ लो, ये हमेशा कितने होंगे? 180। या अगर कभी आपको ऐसा दे दे, ध्यान से सुनना इस बात को, कभी ऐसा दे दे ये दो लाइन है, ये ऐसे जा रहा है, एंगल 1 ये एंगल 2, अगर एंगल 1 + 2 बराबर 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा जो लाइन L है वो M के क्या है? पैरेलल है। एक सेकंड, दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है आपको? मैंने कहा अगर एंगल 1 और 2 मिलके कितना बना दें? 180 बना दें, और ये लाइन है L और ये लाइन है M। इसका मतलब ये, अगर 1 और 2 180 है, इसका मतलब हम ये इन्फ्रेंस निकालेंगे, इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि लाइन जो L है वो पैरेलल है किसके? वो M के पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिक। कैसे हो जाएगी? अगर एंगल 180 है तो पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो 180 है। ज्योमेट्री में लगभग सारी चीजें वाइस वर्सा चलती है, अगर ये है तो ये है, और अगर ये है तो ये है, ये क्रॉस चलती हैं बिल्कुल। तो अच्छे से याद रखना, स्टार को लिख लीजिए। टोटल 2 स्टार लिखवाए मैंने आपको अभी तक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं, ट्राइंगल पे आ जाते हैं, त्रिभुज। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, देन दोबारा से देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी। हालांकि मैं खुद भी कोशिश करता हूं हर बात को एटलीस्ट 2 बार रिपीट करूं, ताकि बेसिक्स में जब आपको अच्छी पकड़ हो जाएगी, देन फिर आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। चलिए ट्राइंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल खुद से पूछिए, ट्राइंगल क्या होता है? सबको पता है ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3 होती है जी, बिल्कुल सही बात है। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है। ये लीजिए 3 साइड वाला ट्राइंगल। क्या इसको ट्राइंगल बोलेंगे हम? इसमें भी तो 3 साइड है। ये ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि त्रिभुज एक क्लोज फिगर होता है। 3 साइड होनी चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए? क्लोज हो जाना चाहिए, ऐसे खुला नहीं रहना चाहिए। इसको हम ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, ट्राइंगल इसको बोलेंगे। यानी 3 साइड वाला ऐसा फिगर जो कि एक क्लोज फिगर हो, बंद रहे, बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या क्वेश्चन आएगा? ऐसे तो आपसे पूछेगा नहीं डायग्राम बना के कि भाई इनमें से कौन सा ट्राइंगल है कौन सा नहीं, ये चीज हमसे नहीं पूछेगा। हमसे ये पूछेगा कि मान लीजिए आपको मैं साइड्स देता हूं, मान लीजिए मैंने दिया 6, 7 और 1, ये 3 साइड दे दी, तो बताइए इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? या मैंने ऐसे दे दी 6, 7 और 15, बताइए ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहली चीज ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या कहती है, समझना इस चीज को।
देखिए ट्राइंगल की डेफिनेशन ये कहती है, ये कोई ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड हैं ए, बी और सी। डेफिनेशन ये कहती है कि ट्राइंगल की अगर हम किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे, जैसे मान लो मैंने ए प्लस बी कर लिया, तो ये हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। अगर मैं बी प्लस सी कर लूं तो ये किससे बड़ा होगा? ए से। अगर मैं सी प्लस ए कर लूं तो ये किससे बड़ा होगा? बी से बड़ा होगा। ये चीज है जो हमें सीखनी है। क्या ध्यान रखना है? ट्राइंगल बनाइए एबीसी, जिसकी तीनों साइड क्या है? एबीसी। तो त्रिभुज की कोई भी दो साइड्स को अगर मैं जोड़ूं तो वो हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। लिख लीजिए इस लाइन को कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये चीज हमें लिखनी है। इसी तरीके से ट्राइंगल की दो भुजाओं का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं a माइनस बी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मोड। ये 7 में से 5 जाए तो भी 2 आएगा, 5 में से 7 जाएगा तो भी 2 आएगा, माइनस में नहीं रहता। मोड लगाने का मतलब जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम क्या ले लेंगे? प्लस में ले लेंगे। तो दो भुजाओं का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो वो तीसरी से छोटा हो जाएगा। b माइनस सी करेंगे तो ये a से छोटा हो जाएगा, c माइनस ए करेंगे तो ये b से छोटा हो जाएगा। यानी हमने क्या सीखा? हमने दो बातें सीखी यहाँ पे। पहली बात कि ट्राइंगल की दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरी से बड़ा होगा। ट्राइंगल की दो साइड को डिफरेंस लेंगे, घटाएंगे तो तीसरी साइड से छोटा हो जाएगा। ये दो बातें हमने सीखी है, इनको बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा। इस कंसेप्ट पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये दो साइड है, 6 प्लस 7 जोड़िए कितना हो गया? 13। और ये कितना है? 15। हमने क्या कहा था? दो को जोड़ेंगे तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। क्या 13 15 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगा। इसकी बात कर लेते हैं। 6 और 7 बड़ा है, 7 और 1 बड़ा है, 6 और 1 7। ये देखिए इन दोनों को जोड़ा तो 7 आया और ये भी 7 है। हमने कहा था बड़ा होना चाहिए, बराबर का भी नहीं कहा हमने, तो बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 3 4 और 5, अब जरा चेक कीजिए। 3 और 4 7 बड़ा है 5 से, 5 और 4 9 बड़ा है 3 से, 5 और 3 8 बड़ा है 4 से। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है। डिफरेंस लेके देख लीजिए। 4 और 3 का अंतर है 1, वो 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। 4 और 5 का अंतर है 1, वो 3 से छोटा है? जी बिल्कुल छोटा है। 5 और 3 का अंतर है 2, वो 4 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब 3 4 5 वाला क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए इसी चीज पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा वो ट्राई करते हैं। देखिए आप, मैंने कहा एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड है 4 6 और x। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड क्या है? 4 6 और x। आपको यह बताना है अगर x एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब समझते हैं क्या आप? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा, मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, नेगेटिव में नहीं जा सकता। x क्या एक इंटीजर है, पूर्णांक है, यानी कि पॉइंट में नहीं हो सकता। x क्या नहीं हो सकता? पॉइंट में नहीं हो सकता। पूरी पूरी वैल्यू ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 50 100 कहीं तक भी चले जाइए। अगर x एक इंटीजर है तो बताइए हाउ मैनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। 4 6 और x 3 साइड है, आपको बताना है अगर x एक इंटीजर हो तो ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। कैसे करेंगे हम इसको? आइए देखते हैं। हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि दो साइड का जो योग होगा वो हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। कर लीजिए अप्लाई। 4 प्लस 6 है वो किससे बड़ा होगा?
x से बड़ा होगा, और 4 माइनस 6 जो है वो किससे छोटा होगा, x से छोटा होगा। इसका मतलब हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट ये मिला कि जो 6 और 4 10 है, x से मतलब 10 जो है वो x से बड़ा है, यानी x क्या हो गया, 10 से तो छोटा हो गया, और 2 से x क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी x की वैल्यू कहाँ कहाँ हो सकती है, 2 से बड़ी और 10 से छोटी। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई हमारे सामने, x की वैल्यूज हमारे सामने आ गई 3 4 5 6 7 8 और 9। ना तो 10 हो सकती है ना 2 हो सकती है। यानी त्रिभुज कितने बने टोटल, त्रिभुज बने 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी इसका आंसर क्या हो गया, टोटल 7 त्रिभुज हम बना सकते हैं, 7 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। दोबारा समझिए इसको, 4 6 और x है, x एक इंटीजर है, तो ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो हमने कहा 4 और 6 दोनों को जोड़ा, 10 जो है वो x से बड़ा होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस है वो x से छोटा होना चाहिए। यानी कि x जो है वो 10 से छोटा है और 2 से बड़ा है। 2 और 10 के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, पूरी वैल्यूज आ रही हैं, इंटीजर आ रहे हैं, वो वैल्यूज x की हो सकती है। यानी x की कितनी वैल्यूज हो सकती है, 7 वैल्यूज पॉसिबल है। यानी ऐसे कुल 7 ट्राइंगल हम बना सकते हैं। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, खुद से कीजिए इसको। 6 8 और x, बताइए टोटल कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, फटाफट करना है। पहली साइड है 6 8 और x, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन करना है, फटाफट कीजिए। क्या बात है, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया है। क्या करेंगे इस बार, हम सीधा शॉर्टकट मारेंगे। कैसे करेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के, अब देखिए कैसे होता है। बीच में लिखेंगे x, 6 और 8 कितना हो गया, 14। यानी x जो है वो 14 से तो छोटा होगा। 6 माइनस 8 कितना हो गया, 2। यानी 2 से बड़ा और 14 से छोटा। तो 2 से 14 तक कितने नंबर आ गए। नंबर अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकाला जाता है ये भी सिखा देता हूं। पहले तो लिख के देख लीजिए आप एक बार। आपने लिखा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तक आप चले गए। ऐसे नहीं करना हमें, ऐसे करेंगे, इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 आ गया। ऐसे करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। हम कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट शॉर्टकट सुन लीजिए। क्या तरीका होता है, हमें पता करना है कि भाई x जो है वो 2 से बड़ा और 14 से छोटा है, यानी कि कितनी वैल्यूज इसके बीच में आ गई। उसका फंडा क्या है, डायरेक्ट फंडा बता रहा हूं आपको, सीखिए इस चीज को। ये दो वैल्यूज है 2 से लेके 14, तो आपको क्या करना है, दोनों का माइनस कीजिए और लास्ट में जो भी रिजल्ट है उसमें +1 कर लीजिए। जब 14 और 2 दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं तो कैसे निकाला जाता है, दोनों का अंतर ले लीजिए। 14 में से 2 गए, सॉरी गलत बोल गया मैं, हमें 3 से 13 तक देखना है। 2 से बड़ा यानी 3 इंक्लूड है और 13 इंक्लूड है, तो 13 में से 3 गए, जो भी आएगा +1 कर लीजिए। यानी 3 से लेके 13 तक कितना हुआ, तो 13 में से 3 निकाल लीजिए, +1 कर दीजिए, कितना हो गया हमारा आंसर, 10 + 1 11। इसी चीज को यहाँ पे देखिए, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, 4 6 और x, यानी x जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, और बड़ा किससे होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। यानी हमारी जो x की वैल्यूज है वो कहां से कहां तक आएगी, 3 से लेके 9 तक हमारी वैल्यूज आएगी। तो कितनी वैल्यूज हुई, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, +1 कर लीजिए। 9 में से 3 गया, 6 + 1, ये हमारा आंसर आ गया 7, और यही आंसर आया था यहाँ पे हमारा। तो ये हमारा हो गया इसका शॉर्टकट। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इधर लिख लीजिए, घटा के इधर लिख लीजिए। x की वैल्यू उन दोनों के बीच में होनी चाहिए, बीच में पहली वैल्यू ये आएगी, लास्ट वैल्यू ये आएगी, दोनों का डिफरेंस लीजिए, +1 कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे आगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ऐसे क्वेश्चंस हम और भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई त्रिभुज, ये तो हमने बेसिक सीखा इसका कि कोई भी 2 साइड का सम होगा वो तीसरी से बड़ा होगा, 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल।
ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 3 टाइप के होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2 टाइप के होते हैं। अब देख लेते हैं हम कितने टाइप के होते हैं। देखिए, ट्राइंगल का कितना टाइप है, प्रकार अगर हमें देखना है तो हमें पहले इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है। पहला हिस्सा होता है अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के हिसाब से बात करें। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कोण के हिसाब से या भुजा के हिसाब से। ठीक है, या तो भुजा के हिसाब से बाइफरकेशन होगा या एंगल के हिसाब से बाइफरकेशन होगा। कैसे होगा देखिए, अगर मैं साइड के हिसाब से बात करूं तो साइड के हिसाब से हमारे पास आता है 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं भुजा के हिसाब से। पहला, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल, जिसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। दोबारा से नाम देखिए, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। इसी तरीके से अगर एंगल के हिसाब से हम बात करें तो एंगल के हिसाब से जो हमारे पास ट्राइंगल आएगा, पहला आएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा आएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और तीसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यून कोण, इसका नाम रहेगा समकोण और इसका हो जाएगा अधिक कोण। यानी कुल मिला के हमारे पास कितने टाइप के ट्राइंगल हो गए? हमारे पास टोटल हो गए 6 टाइप के ट्राइंगल। भुजा के हिसाब से बात करें तो 3 टाइप हो गए, एंगल के हिसाब से बात करें तो 3 टाइप हो गए। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब 1 बाय 1 इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सा कैसा होता है, किसकी क्या खासियत है, किसकी क्या खासियत नहीं है। तो सबसे पहले लिख लीजिए जल्दी से, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नाम से कुछ लोगों को समझ में आ जाता है। न्यून कोण का मतलब एंगल छोटा होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। अब एंगल है छोटा है, ये बात तो सही है, पर किससे छोटा होना चाहिए, बात ये आती है। तो समझने के लिए क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एवरी एंगल, प्रत्येक कोण मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है? प्रत्येक एंगल, जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एंगल लिख लिए 50, 60, 70। क्या तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं? हाँ जी, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। क्या ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गया? क्या ये न्यून कोण त्रिभुज बन गया? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल बन गया। चलो मान लेते हैं। अच्छा, इस बार बताइए मुझे, ये है 40, ये है 50, ये है 60। क्या तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल छोटे हैं। तो क्या ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गया? क्या ये न्यून कोण त्रिभुज बन गया? आप कहोगे बन गया। गलत, ये ट्राइंगल ही नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? इसके लिए हम एक स्टार लगा के लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, कि किसी भी ट्राइंगल की बात करें तो उसके तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। लाइन लिख लीजिए फटाफट। द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज always
180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां देखिए 50 प्लस 60 प्लस 70 करोगे तो 180 होगा, इसका मतलब ट्राइंगल बना और न्यून कोण भी बना। लेकिन यहां हमने देखा 60 और 40, 100 और 50, 150 ही बना, इसीलिए ये क्या नहीं बना? ये ट्राइंगल ही नहीं बना। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना है, तीनों एंगल का सम हमेशा क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। ये बहुत यूज करेंगे हम, इसको पूरी ज्योमेट्री के अंदर इसको यूज करने वाले हैं। तो ऊपर ही ऊपर अपनी कॉपी के सबसे ऊपर इसको लिख लीजिए। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको न्यून कोण एक्यूट एंगल समझ में आ गया, तीनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? एक ट्राइंगल और बना देते हैं हम। 50 50 80, क्या ये न्यून कोण बना? एक्यूट एंगल बना? आप सबसे पहले इस बार जोड़ोगे 50 प्लस 50 100 और 80 हो गए 180, यानी ट्राइंगल तो बन गया। अब चेक करोगे तीनों 90 से छोटे हैं, हाँ जी तीनों 90 से छोटे हैं, तो ये कैसा बन गया? ये बन गया हमारा एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड हेडिंग लिखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, जैसे हमने न्यून कोण एक्यूट को कहा था कि भाई तीनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, तो आपके दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि ऑब्ट्यूज से अधिक बोला है तो तीनों एंगल 90 से बड़े होने चाहिए। आ तो रहा होगा, पर ये बिल्कुल गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर मैं दो एंगल 90 से बड़े बना दूं, मान लो 100 इसको बना दिया और 110 इसको बना दिया, दोनों एंगल मिलके ही 210 हो गए, 180 से तो ये वैसे ही ऊपर चले गए, तो क्या ट्राइंगल बन पाएगा? क्या ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या कंसेप्ट है इसका? इसका कंसेप्ट है एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन एंगल ग्रेटर देन 90। सिर्फ एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। तो अधिक कोण वाला त्रिभुज कैसे बनेगा? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आइए आपको सही सिखाते हैं। इसको बनाने के लिए याद रखना, इसको हमेशा हम ऐसे बनाएंगे। ये जो आपका एंगल बना है ना, ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हमारा ट्राइंगल बन गया ABC। तो इसको जब भी हमें बनाना पड़ेगा पहले बेस बनाएंगे। अगर ऐसे जाता तो 90 होता, 90 से थोड़ा सा बड़ा चला गया और ये ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो गया। क्या डेफिनेशन है? एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। लिख लीजिए फटाफट। अब इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझना इस चीज को। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, ये हमारा 90 से बड़ा, मान लो मैंने इसको ले लिया 110, इसको ले लिया 40 और इसको ले लिया 30। तीनों एंगल दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल जी दिख रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसे? मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं, BC इक्वल टू 12, ये एंगल हटा दिया मैंने, ठीक है, सिर्फ यही एंगल लिखा मैंने 110, इन दोनों के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी। मैंने लिखा BC इक्वल टू 12, BC दिख रहा है आपको? ये वाली साइड हमारी कितनी हो गई? 12। और AC की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और आपके पास SSC ने 4 ऑप्शन दे दिए, 6, 8, 10, 21। आप क्या करोगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं 99% स्टूडेंट्स इसको कहेंगे सर क्वेश्चन ही गलत है, कभी निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ एक एंगल और एक साइड देने से हम बाकी साइड के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो मैं कहूंगा भाई साहब
एसएससी इस क्वेश्चन को सही मानेगी और इसका आंसर क्या होगा अभी आप खुद बताओगे, देखना। प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी? ऑब्ट्यूस एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, ध्यान से सुनना इस बात को, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। क्या कहा मैंने? एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जेस्ट। यानी कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा ना उसके सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी। आप ये बताइए, ये अगर 110 है तो ये दोनों एंगल 110 से तो छोटे ही होंगे ना, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, दोनों एंगल 110 से छोटे हैं, क्योंकि 110 का तो ये हो गया, पीछे बचा हमारे पास कितना 180 में से 70, ये दोनों एंगल मिलके ही 70 होंगे। इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल तो हो गया बी, और बी के सामने वाली साइड कौन है? AC। AC जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, यानी अगर BC हमें 12 दी हुई है तो AC जो होगी वो 12 से बड़ी होगी। अब जरा ऑप्शन पे नजर मारिए, 12 से बड़े कितने ऑप्शन हैं? आप कहोगे सर एक ही है। तो अब याद आया आपको, मैंने कल की क्लास में कहा था कॉमन सेंस चाहिए भाई साहब, SSC के लिए क्या चाहिए? कॉमन सेंस चाहिए, वो यहां दिखेगा आपको। क्लियर होगी ये चीज? क्या समझना हमें? सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी, इसका उल्टा भी सही होगा, सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी, वो भी लिख लीजिए इसके साथ में। सबसे बड़ा एंगल तो साइड सबसे बड़ी, सबसे छोटा एंगल तो उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी, और ये क्वेश्चन आ गया आपका कॉमन सेंस का। फटाक से लिख लीजिए इसको। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये A, B और C है, ये छोटा एंगल A है, ये छोटा एंगल B है, ये छोटा एंगल C है। अगर मैं ऐसे कहूं एंगल A से बड़ा है एंगल C और सबसे बड़ा है एंगल B, क्या लिखा मैंने? एंगल A से बड़ा है एंगल C और उससे भी बड़ा क्या है? एंगल B। तो A के सामने वाली साइड कौन सी है? A के सामने वाली साइड है BC, C के सामने वाली साइड है AB और B के सामने वाली साइड है हमारी AC। अगर एंगल सबसे बड़ा वो है तो साइड भी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी? जिस एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड है वही साइड हमारी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। ये चीज हमें सीखनी। जो सबसे छोटा एंगल है उसकी साइड भी क्या हो जाएगी? हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। इसको लिख लीजिए स्टार लगा के। चलिए आगे मूव करते हैं। तीसरा हमारा जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। जैसे हमने कहा न्यून कोण 90 से छोटे होंगे, सब अधिक कोण में एक 90 से बड़ा होगा। एक्यूट एंगल में सारे 90 से छोटे थे, ऑब्ट्यूज में एक 90 से बड़ा था। यहां समकोण लिख रहा है, राइट एंगल लिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये कैसे बनेगा? तो देख लीजिए कैसे बनेगा। ये हमेशा ऐसे बनाया जाता है, ये A है, ये B है, ये C है और इसको दर्शाया जाता है 90 डिग्री से। जब भी हम ऐसे बनाएंगे इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया। ये इसकी खासियत है। इसकी एक और खासियत होती है जो कि जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आगे हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसका अगर मैं स्क्वायर करूं वो किसके बराबर होगा? बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी क्या होगा? AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर।
ये इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमें याद रखना है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से इसको। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब हमारे सामने आ जाता है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमने अभी पाइथागोरस लिखी थी, उसके लिए काम की चीज आपको यहां मैं याद करवाना चाहूंगा। इनको बोलते हैं हम ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स। यानी कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी दो साइड अगर दे रखी है तो तीसरी साइड कैसे निकलती है, ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या याद रखना हमें, ध्यान से देखना। अगर एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25, 25 का अंडर रूट किया तो 5। ऐसे इसका डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 8, 10, 3 गुना कर लीजिए 9, 12, 15, 4 गुना कर लीजिए 12, 15, 20, 5 गुना कर लीजिए 15, 20, 25, 10 गुना कर लीजिए 30, 40, 50। यानी पहला ट्रिपलेट जो हमें याद रखना है वो क्या होगा हमारा, 3, 4, 5। दो साइड अगर 3 और 4 है तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 5। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, ये हमारा ज्योमेट्री में भी काम आएगा, और ये हमारा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में भी काम आएगा। इसको बिल्कुल घोट लेना। ट्रिपलेट वर्ड में जब भी बोलूं, आपके दिमाग में सीधा स्ट्राइक होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 ऐसे। एक और ट्रिपलेट हम सीखेंगे, ये है 12, 5, 13। डबल कर लीजिए 24, 10, 26। ऐसे ही कितना भी गुना कर सकते हैं। दूसरा ट्रिपलेट हम क्या याद रखेंगे, 12, 5, 13। इसी तरीके से एक और ट्रिपलेट होता है 15, 8, 17। इसको भी याद रखना हमें। एक और याद रखेंगे हम 24, 7, 25। और एक लास्ट और 40, 9, 41। यानी कुल मिला के मैंने आपको कितने ट्रिपलेट्स लिखवाए यहाँ पे, टोटल 5 ट्रिपलेट है। बाकी इनके मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, हमें मेन ये 5 याद रखने हैं। 3, 4, 5, 12, 5, 13, 15, 8, 17, 24, 7, 25 और 40, 9, 41। इनको इसी फॉर्मेट में याद रखना है जिस फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए कि 13 इधर डाल दो या बीच में ले आओ, नहीं। इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बार बार इसी फॉर्मेट में बात करूंगा, इसी फॉर्मेट में आपसे पूछूंगा या इसी फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। लिख लीजिए फटाफट इसको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन की कोई अगर है चीज तो ये है। ये भाई साहब आपको 250 नंबर में से, मान के चलिए आप 250 नंबर में से 25 नंबर, कम से कम 25 नंबर आपको किससे मिलने वाले हैं, ट्रिपलेट से मिलने वाले हैं। ये लिख लीजिए, आप आज ही लिख लीजिए कहीं पे भी, 250 में से 25 नंबर ये दिलवाएंगे आपको। चलिए अगला ट्राइंगल लेते हैं हम। 4 नंबर पे लिखिए इक्विलेटरल, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, नाम में ही पता चल रहा है, समबाहु यानी समान भुजाएं होनी चाहिए। यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो। लिख लीजिए फटाफट, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो जाए, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर। यानी तीनों साइड को हम किससे लिखेंगे, ए ए ए। यानी तीनों साइड अगर बराबर है, इसका मतलब ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एक चीज बताइए, तीनों एंगल मिला के कितनी होनी है, 180। तीनों साइड अगर बराबर है तो तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे इसके बराबर। यानी इसके एंगल भी हमेशा कितने कितने रहेंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। यानी तीनों साइड भी बराबर रहेंगी, तीनों एंगल भी बराबर रहेंगे, और किसके बराबर रहेंगे, 60 डिग्री के बराबर रहेंगे। ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। लिख लीजिए फटाफट इसको भी। 5 नंबर पे हमारा आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल।
समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से समझ में आ रहा है समद्विबाहु यानी दो भुजाएं सम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या कंसेप्ट हुआ इसका? इसका कंसेप्ट ये हुआ ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा? समद्विबाहु कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। लिख लीजिए इसको भी। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसकी एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये क्या कहती है? जो दो साइड बराबर है ना, कौन कौन बराबर है यहाँ पे? ए बी बराबर है और ए सी बराबर है। क्या लिखेंगे हम? चूंकि ए बी बराबर ए सी है तो इनके जो सामने, ए बी के सामने एंगल कौन है? सी, एंगल सी बराबर हो जाएगा। ए सी के सामने कौन सा एंगल है? ए सी के सामने एंगल है बी। यानी जो साइड बराबर होंगी उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसा है तो ये हो जाएगा और ये है तो ये हो जाएगा। ये वाइस वर्सा चलता है। क्या लिखेंगे आइसोसेलेस में? जो दो साइड बराबर होंगी उनके सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे और जो दो एंगल बराबर होंगे उनके सामने वाली साइड बराबर हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना इसको, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इस पेज पे काफी सारी प्रॉपर्टीज आ गई है, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई है, तीनों एंगल बराबर है, साइड बराबर है। चलिए लास्ट ट्राइंगल की भी बात कर लेते हैं, लिख लीजिए फटाफट इनको भी। देखिए मैं बार बार आपको लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, आप ये मत समझना कि बस जो काम की चीज है आपने स्क्रीनशॉट ले ली, बात खत्म। मैंने भी जब पढ़ता था मैंने भी दुनिया भर के स्क्रीनशॉट लिए थे और स्क्रीनशॉट्स को हम वापस देखते भी नहीं है। हम अपने मोबाइल में हजारों में स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, कोई भी नहीं देखता उन स्क्रीनशॉट्स को, इंक्लूडिंग आप भी नहीं देखोगे। इसीलिए एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, सिर्फ मैथ्स की जो भी चीज मैं लिखा रहा हूं अपने हाथ से उस चीज को वापस लिखिए। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगी चीजें। अपना हाथ जब खुद चलता है तो उसको याद होने लग जाता है। आप चाहे भूल सकते हो लेकिन हाथ ने अगर कोई चीज लिखी है तो वो उसको याद रहने वाली है, वो एग्जाम में बहुत काम आएगा आपको। तो जब भी मैं बोलूं लिख लो तो कॉपी में फटाफट लिखते चलिए। मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, पूरे वीडियो में आपको टाइम दूंगा लिखने का, साथ के साथ आप लिखते चलिए। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला। हाँ कुछ एक जगह मैं जरूर कहूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए और साथ में अपनी नोटबुक में लिखते भी चलिए। चलिए लास्ट ट्राइंगल है हमारा स्केलेन ट्राइंगल यानी विषम बाहु। विषम बाहु की क्या खास बात है? विषम बाहु की ये खास बात है कि इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होने वाली। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने वाला ए है, बी के सामने वाला बी है, सी के सामने वाला सी है। यानी इसमें क्या लिखेंगे हम? ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होंगी। तो जैसे तीनों साइड अलग अलग है तो तीनों एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे। सेकंड क्या लिखेंगे? ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, सभी भुजाएं भी भिन्न भिन्न होंगी, सभी कोण भी भिन्न भिन्न होंगे। जो मैंने सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। वो इसमें भी काम करती है विषम बाहु में, कि मान लीजिए एंगल ए सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड छोटा ए सबसे बड़ी हो जाएगी। सी एंगल अगर सबसे छोटा है तो उसके सामने वाली साइड सी हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये थे हमारे टोटल 6 टाइप के ट्राइंगल। इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनके काम आपको अच्छे से याद रखने हैं, तो भी हम ज्योमेट्री में आगे बढ़ पाएंगे। तो एक चीज और करवा देते हैं आपको, यहाँ पे लिखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरे हिसाब से जो भी बंदा 6th क्लास पढ़ के आता है उस बंदे को भी ये चीज आती है कि एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमें आता है। आता है आपको, पर ट्राइंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको कुछ आते भी होंगे लेकिन सारे फॉर्मूले एक जगह पे आपके पास नहीं होंगे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। पहला तरीका ध्यान से देखना,
ये ट्राइंगल है ए बी सी है, ये इस ट्राइंगल की क्या हो गई, हाइट हो गई, इसको हमने ले लिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो गया हमारा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या लिखेंगे, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ये हर ट्राइंगल के लिए काम आएगा, इसके यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, फॉर ऑल ट्राइंगल, सभी त्रिभुजों के लिए ये फॉर्मूला चलेगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सब ट्राइंगल्स के लिए चलेगा। बहुत बढ़िया, ये आपको आता है, अच्छी बात है। दूसरा, मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल हो, ये कैसा ट्राइंगल है, याद आ गया होगा आपको, 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इसका होता है BC इंटू इसकी हाइट क्या होती है AB। ये सिर्फ किसके लिए है, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के लिए है सिर्फ, ये सिर्फ किसके लिए है, ये समकोण त्रिभुज के। शॉर्ट में याद रखना है, कैसे बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी दिखे, जो साइडें 90 डिग्री बना रही है दोनों का मल्टीप्लाई करो, आधा कर लो, फटाक से आपका एरिया निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ट्रिपलेट से ही लेके आया हूं मैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 8 48, आधा कर लो 24, सीधा आंसर आ गया आपका। तो दो फॉर्मूले लिख लिए हमने, पहला फॉर्मूला सब ट्राइंगल के लिए, दूसरा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ समकोण के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। आगे चलते हैं, 3 नंबर। मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल हो आपके सामने, ये कैसा ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर हैं, तीनों साइड क्या है, बराबर। कैसा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल। इसका फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो ये किसके लिए हो गया, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली, सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए, सिर्फ किसके लिए होगा, समबाहु त्रिभुज के लिए। 4 नंबर पे हम आ जाते हैं। देखिए, ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी है और सी के सामने वाली साइड सी है। ऐसा ट्राइंगल हमारे सामने आ जाए, इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है S -A S -B S -C, और इसका भी क्या, अंडर रूट होता है, ये इसका एरिया होता है। और यहां पर S क्या चीज है, ये जो S होता है ये तीनों साइड का जोड़ के आधा होता है S, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमिति। ये इसका फॉर्मूला। एस निकालने का तरीका क्या है, तीनों साइड को जोड़ के आधा कर लो, फिर S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C, ये फॉर्मूला बन गया। ये सबसे टफ फॉर्मूला होता है, इसको हेरोन्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसका यूज हम मान के चलिए ना के बराबर करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अगर सॉल्व करने लगे तो हमारा 1 मिनट से ज्यादा तो सिर्फ एरिया निकालने में निकल जाएगा, बाकी का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो हम दूसरे तरीके सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको हमें कम से कम यूज करना पड़े। दूसरी बात कर लेते हैं, ये क्या है, सभी ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला जो है ये सभी ट्राइंगल के लिए है, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, ये फॉर्मूला हम सब ट्राइंगल के लिए लगा सकते हैं। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, फटाफट लिख लीजिए इसको।
अगर आपको ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये वाली साइड आपको ए दे रखी है, ये वाली साइड बी दे रखी है, दोनों के बीच में क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका भी बहुत आसान सा तरीका है, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या होता है, ये जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, वहां मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना है। ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा। जितना ये एंगल होगा उसकी साइन की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम खत्म। फटाफट लिख लीजिए। तो हमने कुल मिला के 5 फॉर्मूले देखे, अलग अलग फॉर्मूले देखे, कौन सा किस ट्राइंगल में होगा, कौन सा सब ट्राइंगल के लिए होगा। इसकी भी बात कर लें तो ये भी सबके लिए होता है, फॉर ऑल ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल्स के लिए ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो चलिए, आज के क्लास में हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है लाइन और एंगल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने देख लिया ट्राइंगल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब एक लास्ट चीज और सिखा देता हूं मैं आपको, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। अब क्वेश्चन से समझना। चलिए, ये एक ट्राइंगल है हमारे सामने ABC, इसकी 3 साइड है। ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली बी है, सी के सामने वाली सी है। क्या हम साइड को देख के ये बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है? आप समकोण तो बता सकते हो, फटाक से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? पाइथागोरस लगा सकते हो, या जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर ट्रिपलेट्स में से है तो आप बता सकते हो फटाक से कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण। बाकी दोनों का हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये कौन सा ट्राइंगल है? तो इसकी ट्रिक समझिए, इसको ध्यान से देखना। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है सी स्क्वायर के, क्या कह रहा हूं मैं? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये पाइथागोरस लगा है, मतलब ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो कैसा ट्राइंगल बन गया हमारा? ये समकोण बन गया। थोड़ा सा डायग्राम में दूसरा बना के समझाता हूं, आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इधर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के हो गया, तो कैसा ट्राइंगल बन गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से छोटा हो गया, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से बड़ा हो गया। यही हो सकता है। अब आप ऐसे समझिए, सी तो इतना था तो इसके बराबर है। अब अगर सी को मैं बड़ा कर दूं, अगर मैं सी स्क्वायर को बड़ा कर दूं, इसका मतलब सी स्क्वायर इन दोनों से बड़ा हो जाए, तभी तो सी बड़ा हुआ है। सी जैसे ही बड़ा होगा, ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये कम होगा कि ज्यादा होगा? बिल्कुल सही बात, सी बढ़ाते ही ये एंगल बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल बना? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण बन गया यहाँ पे। और अगर मैं सी को छोटा कर दूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी 90 से छोटे होते ही हम क्या बोल देंगे इसको? ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, न्यून कोण। समझ में आई या नहीं बात? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है तो 90 डिग्री, अगर सी स्क्वायर बड़ा हो गया तो 90 से बड़ा हो गया, यानी ऑब्ट्यूस हो गया, और सी स्क्वायर छोटा रह गया, इसका मतलब ये एक्यूट हो गया। चलिए फटाक से हम क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं, जल्दी से देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये मैं सॉल्व करूंगा, अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, उसके हिसाब से फटाफट डायग्राम बनाते चलिए। कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में, तो फटाक से हमें त्रिभुज बना लेना है। ये लीजिए, हमने त्रिभुज बना दिया, ए बना दिया, बी बना दिया और सी बना दिया। क्या कह रहा है? ए बी बराबर ए सी के है। इस लाइन का मतलब, ये जो 2 मैंने डंडे मारे हैं, इसका मतलब है ये दोनों साइड बराबर है। साइड बराबर होती है, आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए मेरी वाली बात। क्या सिखाई थी आइसोसेलेस में?
समद्विबाहु में कि जो दो साइड बराबर होंगी उनके सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, दोनों बराबर हो गए। आगे कहता है एंगल BAC 40 डिग्री है। BAC एंगल का मतलब ऐसा होता है B से A जाइए, C जाइए। ये एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तीनों एंगल मिलके कितना हो जाएंगे, 180। ये दोनों एंगल क्या है, थीटा थीटा बराबर 180 में से 40 गया तो कितना बचा, 140। ये जो 140 है ये दोनों आधा आधा बंट जाएगा, यानी आधा आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 70, यानी ये भी 70 है और ये भी 70 है। हमसे पूछ क्या रहा है, बी पर बाह्य कोण कितना होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए बी का अंदर वाला एंगल तो 70 है, बाहर वाला कैसे निकलता है इसको समझना। ये ट्राइंगल है, देखिए ये एंगल अगर 70 है, ये सीधी लाइन है, तो मैंने क्या सिखाया था, सीधी लाइन पे जितने भी एंगल मिलेंगे सब मिलके कितना होता है, 180। अगर ये 70 हो गया है तो इधर वाला कितना बच गया, वेरी गुड, 110 बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 110 डिग्री। फटाक से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और फटाक से क्वेश्चन कीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC है, जल्दी से हम ABC बना देंगे। ये लीजिए ABC बना दिया। कहता है AB बराबर BC है, ये लीजिए AB बराबर हमने BC बना दिया। तो इससे हमें समझ में आ गया एंगल ये और एंगल ये क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। आगे चलते हैं। What is the exterior angle at C if A बराबर 50? C पर बाह्य कोण कितना होगा अगर A 50 है। तो पहले A को 50 लिख लीजिए, तो C भी कितना हो गया, 50 हो गया। अगर ये दोनों 50 है तो C का बाहर वाला कितना बचा, C का बाहर वाला हो गया 130। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सही निकाला ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कीजिए फटाफट इसको। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABD, पहले तो ट्राइंगल बना लीजिए जल्दी से। ये A है, ये B है और ये हो गया हमारा D। कहता है एंगल ADB 20 डिग्री है। ADB कहाँ है, ये लीजिए हमारा 20 डिग्री हमने लिख दिया। आगे कहता है C एक ऐसा बिंदु है जिससे कि AB बराबर AC हो जाए। C एक बिंदु है BD पर जिससे AB बराबर AC। ये हमारा BD है, हमें C एक बिंदु बनाना है। मान लीजिए ये C बिंदु है, तो AB बराबर AC हो गया, यानी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक बात है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। और CD बराबर CAB हो गया, CD बराबर CAB हो गया, यानी ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों बराबर होने से ये दोनों एंगल बराबर हो गए थीटा थीटा। और ये दोनों बराबर होने से अगर ये एंगल 20 है तो ये भी कितना हो गया, 20। ये 20 है, ये 20 है, तो कितना हो गया, 40। तो तीसरा एंगल कितना बचा हमारा, 180 में से 40 अगर ये दोनों है तो ये हो गया 140। तो ये अगर 140 है तो बगल वाला कितना हो गया, 40। ये भी कितना हो गया, 40। ये 40 40 80 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा। कौन सा एंगल पूछ रहा है, एंगल ABC का मान बताइए। ABC का मान बताएं तो कितना आ गया, 40। बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है ट्राइंगल ABC में BC को दोनों तरफ बढ़ा दो तो बाहर वाले एंगल जो B पे बने और C पे बने उनका योग क्या होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे लोग इसमें उलझ जाते हैं, ये P नहीं है, ये पाई है। तो पहले तो ये सीख लो, इस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस को याद रखने की कोशिश करते हैं, भाई साहब याद रखने की जरूरत नहीं है, जो चीज याद रखनी होगी मैं बताऊंगा। देखिए पहले तो ट्राइंगल बना लीजिए, ABC बना लिया हमने, A बना लिया, B बना लिया, C। कहता है BC को दोनों तरफ बढ़ा दो। BC को हमने इधर भी बढ़ा दिया, BC को हमने इधर भी बढ़ा दिया। कहता है बाहर वाले जो दोनों एंगल से उनका सम क्या होगा। हमसे पूछ रहा है इसका प्लस इसको मिला दें तो टोटल कितना होगा। अब आप लोग सोचेंगे एंगल तो कोई दिया ही नहीं, ये कैसे निकालें।
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंगल अपनी मर्जी से मान लो, जो आपका मन करे मान लो मैंने इसका मन किया 40 ले लेते हैं, इसको 50 ले लेते हैं, ये 40 50 90 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 90 होना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर ये 90 है तो इसको कितना होना पड़ेगा 180 करने के लिए? 90। अगर ये 50 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 130। अब बाहर वाले दोनों का सम कितना हो गया? 130 प्लस 90 कितना होता है? ये हो गया हमारा 220। हुआ कि नहीं हुआ? अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये कहता है 180 में से ये निकालो, ये कितना है? 40। 180 में से 40 निकाले तो कितना बचा? 140। बात नहीं बनी। ये कहता है पाई प्लस ए, 180 में 40 जोड़ दो, कितना आ गया? 220। ये कहता है 180 का आधा करो, 90 प्लस 40 130। ये कहता है 180 में से 40 का आधा निकाल दो, यानी कि 160। हमारा आंसर क्या आया था? 220। 220 कौन बन रहा है यहाँ पे? 220 ये बन रहा है। क्लियर हो गई ये चीज? कैसे किया हमने? एंगल्स अपनी मर्जी से माने, बाहर वाले आगे, दोनों को जोड़ा तो ये बन गया। अब ऑप्शन में से देख लीजिए 220 कौन सा बन रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बताइए 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए कैसे करेंगे। कहता है ट्राइंगल एबीसी है जिसके 3 एंगल एबीसी है, अगर a माइनस बी 15 है। देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसा ही लिख रहा हूं। ये इसने ऐसा बोला, b माइनस सी इसने बोला 30 है, तो कह रहा है a कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा और c कितना हो जाएगा। अब देखिए एक नॉर्मल स्टूडेंट अपना दिमाग खपाएगा, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कैसे करें समझ नहीं आ रहा, क्या करें भाई साहब, बहुत गंदा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इतना गंदा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान है। अब ध्यान रखना मैंने क्या सिखाया था, हम क्यों डिफरेंट है, हमें ऑप्शन दिए हैं भाई, ऑप्शन का इस्तेमाल करो। देखो इधर ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और बी का अंतर क्या होना चाहिए? 15 डिग्री। देखो कितने ऑप्शन में 15 डिग्री का डिफरेंस है? 80 और 60 में 15 का डिफरेंस है क्या? नहीं है साहब। 80 और 65 में 15 का डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है। 70 और 50 में 15 का अंतर है क्या? नहीं है। 80 और 55 में 15 का अंतर है क्या? नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर a माइनस बी 15, दोनों इक्वेशन छोड़ो, मैंने तो एक ही इक्वेशन से आंसर मार दिया। बात समझ में आई? कैसे ऑप्शन का यूज करना और कैसे 5 सेकंड में आंसर मारना है, ये चीज आप यहां से सीखोगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। बस ये ध्यान रखना जो मैंने आज पढ़ाया है कल आने से पहले इस चीज को एक बार आज शाम को रिपीट करना है, एक बार कल की क्लास आने से पहले रिपीट करना है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।